एक बार की बात है। एक लकड़हारा और उसकी पत्नी रहते थे, जिनके 3 बेटे थे। सबसे 2 बड़े बेटे मजबूत और लंबे थे। उनके माता पिता हमेशा उन्हें बताते कि वे कितने सुंदर और चतुर हैं। लेकिन सबसे छोटा बेटा, सच कहूँ तो दिमाग से थोड़ा सीधा साधा था। वह बहुत लंबा नहीं था और वह मजबूत भी नहीं था, और उसके परिवार को लगता था कि वह किसी काम का नहीं है। वे उसे शायद ही कभी उसके असली नाम से बुलाते थे, बल्कि इसके बजाय उन्होंने उसे एक क्रूर उपनाम दिया। वे उसे डमी कहते थे, क्योंकि वे कहते थे कि वह मूर्ख है। एक दिन सबसे बड़ा बेटा लकड़ी काटने के लिए जंगल जाना चाहता था। माँ ने उसे एक उपयोगी लकड़ी होने के लिए बधाई दी और उसे दोपहर के भोजन के लिए अपने सबसे अच्छी फलों के केक और उसे धोने के लिए शराब की एक बोतल दी। जब लड़का जंगल से गुजर रहा था तो उसे एक छोटा सा भूरा बूढ़ा आदमी मिला, जिसने उससे कहा, मुझे अपने केक का एक छोटा टुकड़ा और अपनी शराब का एक घूंट दे दो। मैं बहुत भूखा हूँ और प्यासा हूँ। लेकिन लड़के ने मना कर दिया और सबसे बड़े बेटे ने उत्तर दिया, जाओ गंदे बूढ़े भिखारी, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। छोटा भूरा बूढ़ा आदमी चला गया, लेकिन अपना बदला लिए बिना नहीं। उसने लड़के को श्राप दिया, जिससे जब वह पेड़ काटने लगा तो उसकी कुल्हाड़ी फिसलकर उसके पैर पर जा लगी। लड़का लंगड़ाता हुआ अपनी माँ के पास पहुंचा, जिसने उस घाव को धोया और उस पर पट्टी बांधी। अगले दिन दूसरा सबसे बड़ा बेटा लकड़ी काटने के लिए जंगल में गया। जाने से पहले उसकी माँ ने उसे एक उपयोगी लड़का होने के लिए शाबाशी दी, लेकिन विशेष रूप से उसे कुल्हाड़ी के साथ सावधान रहने के लिए कहा, ताकि उसके भाई की तरह कोई भयानक दुर्घटना न हो। लड़के ने लापरवाही न करने का वादा किया और उसकी माँ ने उसे दोपहर के लिए भोजन के लिए अपना सबसे अच्छा स्पंज केक दिया और उसे धोने के लिए शराब की एक बोतल दी कि इससे तुम्हारा काम चल जाएगा। ऐसा हुआ कि जब वह लड़का जंगल से गुजर रहा था तो उसे वही छोटा भूरा बूढ़ा आदमी मिला। उस आदमी ने उससे कहा, कृपया अपना स्पंज केक मुझे दे दें और अपनी शराब मेरे साथ बांटें, क्योंकि मैं भूख और प्यास से बहुत कमज़ोर हो गया हूँ। मेरे शरीर में जान नहीं बची है। लड़के ने कहा, चले जाओ आलसी बड़े बूढ़े बदमाश, अगर तुम खाना चाहते हो तो बेहतर होगा कि तुम काम करो। काम के बिना कभी भी खाना नहीं मिलता है। छोटा भूरा बूढ़ा आदमी चला गया, लेकिन अपना बदला लिए बिना नहीं। कुछ ही समय बाद जब लड़का एक पेड़ काट रहा था तो उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट गई और उसके सिर पर जा लगी। वह रेंगता हुआ घर गया और अपनी माँ के पास पहुँचा, जिसने उसके घाव पर पट्टी बांधी और उससे पूछा कि उसने ज़्यादा सावधान रहने का अपना वादा क्यों नहीं निभाया। सप्ताह के बाकी दिनों में दोनों बड़े बेटे अपने घाव से उभरने के लिए बिस्तर पर लेट गए। पिता ने तीसरे और सबसे छोटे बेटे से कहा, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, तुम आलसी डमी। जब दोनों भाई घायल हैं और काम करने में असमर्थ हैं तो तुम कुछ नहीं करते हुए क्यों बैठे हो? जंगल में जाओ और कुछ लकड़ियाँ काटो। अगर तुम इतने मूर्ख नहीं हो कि ऐसा कर सको तो फिर जाओ जंगल में जल्दी से। उसके बाद माँ ने उस पर हंसते हुए कहा, यह बहुत संभव है कि डम्मी अपना सिर खुद ही काट ले, लेकिन इससे किसी का कोई खास नुकसान नहीं होगा। जाने से पहले उसने उसे कुछ केक दिया जो उसने ओवन में लगभग जलाकर रख दिया था और उसे धोने के लिए खट्टी बियर की एक बोतल दी।
कितना भेदभाव था उस माँ के मन में अपने 2 बेटों के लिए और 1 बेटे के लिए। जब सबसे छोटा लड़का जंगल से गुजर रहा था तो उसे वही छोटा भूरा बूढ़ा आदमी मिला जो उसके भाइयों के रास्ते में आ गया था। उस आदमी ने उससे कहा, कृपया अपना केक और बियर मेरे साथ बांटें। मुझे बहुत भूख और प्यास लगी है और मुझे डर है कि अगर मुझे जल्दी ही कुछ खाने पीने को नहीं मिला तो मैं जरूर मर जाऊंगा। बूढ़े आदमी की ऐसी बातें सुनकर युवा लड़के ने उत्तर दिया, बूढ़े आदमी, मेरे पास जो कुछ है मैं खुशी से आपके साथ साझा करूंगा, लेकिन केक जला हुआ है और बियर खट्टी है। मुझे तो ऐसा ही भोजन मिलता है, अब मैं आपके लिए और कहाँ से लाऊं? आदमी ने कहा, इसकी परवाह मत करो, आप मुझे जो दे सकते हैं वो दो, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। छोटे लड़के ने जो उसके पास था, लड़का और छोटा भूरा आदमी बैठकर एक साथ केक और बियर साझा करने लगे। जब उन्होंने अपना लंच खत्म कर लिया तो आदमी ने कहा, चूंकि तुम्हारा दिल अच्छा है और तुमने जो कुछ भी मेरे साथ साझा किया है, मैं तुम्हें उसका इनाम जरूर दूंगा। तुम वहाँ उस पुराने पेड़ को देखो, इसे अपनी कुल्हाड़ी से काट दो और तुम्हें इसके खोखले तने के अंदर कुछ कीमती चीज मिलेगी, उसका तुम इस्तेमाल करना। इसलिए जब छोटा भूरा बूढ़ा आदमी चला गया तो छोटा लड़का, जिसके माता पिता उसे डम्मी कहते थे, ने अपनी कुल्हाड़ी ली और खोखले पेड़ को वैसे ही काट दिया जैसे उसे बताया गया था। अंदर उसे एक हंस मिला, लेकिन यह कोई साधारण पक्षी नहीं था, क्योंकि उसके पंख सोने के बने थे और वह एक जादुई हंस था। लड़के को एहसास हुआ कि वह भाग्यशाली है और उसने खुद से सोचा, मुझे अब घर क्यों जाना चाहिए और अपने माता पिता और भाइयों का अपमान क्यों सहना चाहिए। वे इस मूल्यवान पक्षी को मुझसे छीन लेंगे और मेरे पास कुछ भी नहीं होगा। इसलिए लड़के ने घर से भागने का फैसला किया। उसने सुनहरे हंस को अपनी बाह के नीचे रखा और शहर के लिए निकल पड़ा। फिर वह सराय में गया, वहां रहने का इरादा किया। वह बार में खड़ा था और सराय के मालिक से पूछा, क्या वह उसके खाने और रहने के खर्च के रूप में एक सुनहरा पंख स्वीकार करेगा। जब सराय के मालिक ने सुनहरे हंस को देखा तो वह तुरंत सहमत हो गया। लड़के के सो जाने के बाद उसने अपनी 3 बेटियों से कहा, वह छोटा लड़का जिसे माता पिता डमी कहते हैं, हमारे अतिथि कक्ष में रुका है, लेकिन वह उतना सरल नहीं हो सकता जितना वे कहते हैं, क्योंकि उसके पास एक कीमती पक्षी है, सोनों के पंखों वाला एक हंस। तुम जानते हो इस बारे में? उसने अपनी बेटियों को सोने के पंख वाले हंस के बारे में बताया। सबसे बड़ी बेटी ने मन ही मन सोचा, अच्छा यह तो सोचो सोने के बने पंख, मैं अपने लिए उनमें से एक या शायद ज्यादा चुनूंगी। आधी रात के बाद वह चुपके से लड़के के कमरे में गई और देखा कि वह सुनहरे हंस के चारों ओर अपना हाथ रखकर सो रहा था। वह चुपके से ऊपर गई और पंख तोड़ने की कोशिश की, लेकिन पंख हिल नहीं रहा था और जब उसने अपना हाथ हटाने की कोशिश की तो उसने पाया कि वह उससे चिपक गई थी। वह हिल नहीं सकती थी और वह लड़के को जगाने के डर से चिल्ला भी नहीं सकती थी। अब करेगी भी क्या? सोचो सोचो, लगाओ आइडिया। उसके बाद वह बिस्तर के पास घुटनों के बल पंख पर हाथ रखकर बैठ गई। तो दोस्तों, स्टोरी में मज़ा आ रहा है ना? स्टोरी को जल्दी से कर दो लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे।
सुबह 1 बजने के बाद दूसरी बहन कमरे में आई। अपने लिए एक या उससे ज्यादा पंख लेने की योजना बना रही थी। अंधेरे में उसने अपनी बहन दिखाई नहीं दी, लेकिन जैसे ही उसने उसकी पीठ को छुआ, उसने पाया कि उसका हाथ उससे चिपक गया था और उसे वही रहना था, ना हिलना था और न ही आवाज निकालना। जब घड़ी में सुबह के 2 बज गए तो तीसरी बहन अंदर आई। बाकी 2 बहनें चिल्लाई, पीछे रहो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने पंख चुराने की उम्मीद में हाथ बढ़ाया और पाया कि उसका हाथ भी बीच वाली बहन से चिपक गया था। लड़का और हंस इन सब के दौरान गहरी नींद में सोए रहे। सुबह लड़का उठा और सोने के पंख से अपना बिल चुकाया और हंस को अपनी बाह में दबाए सराय से बाहर निकल गया। बहनों के पास उसके पीछे चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने कितना अच्छा जुलूस निकाला। रास्ते में उन्हें बिशप मिले। क्या नजारा था! उन्होंने आश्चर्य से कहा, 3 युवतियों का इस तरह एक लड़के का पीछा करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। जब लड़कियां आगे निकल गई तो उसने सबसे छोटी लड़की के कंधे पर हाथ रखा। ऐसा करते हुए उसने पाया कि वह उसके पीछे फंस गया है और उसे उसके पीछे चलना होगा। अब तो उसमें देखो, और भी नए नए मेंबर जुड़ते जा रहे हैं। आगे सड़क पर उन्हें एक पुलिस सार्जेंट मिला। बिशप ने उसे आवाज दी, सार्जेंट, मुझे इस युवती के कंधे से छुड़ाने में मदद करो। मैं उससे चिपक गया हूँ और लोग इसके बारे में तरह तरह की गपशप शुरू कर देंगे। कुछ तो करो। लेकिन फिर क्या था, पुलिस सार्जेंट ने बिशप को मुक्त कराने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा करते ही उसके भी दोनों हाथ उसकी कमर में फंस गए थे और उसे जुलूस के साथ साथ चलना पड़ा। अब वो भी बिशप के साथ साथ चलने लगा। सड़क के ऊपर वे मेयर से मिले। मेयर चिल्लाया, इस शहर को क्या हो रहा है? बिशप और पुलिस सार्जेंट 3 युवा लड़कियों का पीछा कर रहा है, जो एक युवा लड़के का पीछा कर रही हैं। आखिर ये सब हो क्या रहा है? सभी एक दूसरे को बहुत ही अशोभनीय तरीके से पकड़े हुए हैं। क्या वे पागल हो गए हैं? आखिर वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? बोलते समय उसने पुलिस सार्जेंट और बिशप को खींचने की कोशिश की, लेकिन उनको खींचने की कोशिश करते ही उसने पाया कि वह भी उनसे चिपक गया है और उसे भी अब उनके पीछे चलना पड़ा। इस तरह से सभी लोग लड़के के पीछे चले जा रहे थे। लड़का शहर के लोगों की छोटी सी कतार को सड़क पर ले गया और पहाड़ी की चोटी पर वे राजा के महल से गुजरे। अब राजा की बेटी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन पूरी दुनिया में उसका चेहरा सबसे उदास था। वह कभी नहीं हंसी थी, एक बार भी मुस्कुराई नहीं थी। राजा युवा राजकुमारी की नाखुशी से इतना परेशान था कि उसने एक विशेष नियम बनाया था, जो कोई भी उसे हंसा सकता था और मुस्कुरा सकता था, वह उससे शादी कर लेगा। अब सच तो यह था कि शाही महल के अंदर कभी भी कुछ भी बहुत मजेदार नहीं होता था। राजा के सभी नौकर और सलाहकार इतने ऊंचे और शक्तिशाली थे कि वे यह नहीं समझ पाते थे कि एक छोटी लड़की को क्या चाहिए और आखिर वो क्या चाहती है, वो कैसे हंसेगी। वास्तव में कुछ भी ऐसा इंटरेस्टिंग होने की वहां पर परमिशन ही नहीं थी। जब वह लड़का, जिसका नाम डमी था, महल के पास से गुजरा, तब सभी ने अपनी बाह के नीचे उसने अपनी बाह के नीचे सुनहरा हंस पकड़ रखा था और उसके पीछे सराय के मालिक की 3 बेटियां, बिशप, पुलिस सार्जेंट और मेयर थी। राजकुमारी ने बाहर देखा और देखा कि उनकी वर्दी में महत्वपूर्ण 3 लोग, लड़कियां और एक लड़के के पीछे एक हंस के साथ खींचे जा रहे हैं।
उसे लगा कि यह उसके जीवन में पहली बार देखने को मिला था जो वाकई मजेदार था। वह जोर से हंसी और अभी भी हंसते हुए अपने पिता के पास भागी और उसे बताया कि उसने क्या देखा। जब राजा ने अपनी खिड़की से बाहर देखा और जुलूस देखा तो वह खुद को हंसते से नहीं रोक पाया। उसने अपने पहरेदारों को बुलाया और उन्हें कहा कि उस लड़के को और उसके अनुयायियों को सीधे यहाँ लेकर आओ और मेरे पास लाने के लिए कहो। जब लड़का राजा के कक्ष में प्रवेश किया तो उसके 5 अनुयायी थी। मेयर, बिशप और पुलिसकर्मी सभी ने गुस्से में कहा कि उसे अपने अपराध के लिए अपना सिर देना चाहिए। राजा ने अभी भी हंसते हुए कहा कि इसके विपरीत उसे अपनी बेटी राजकुमारी की शादी में इनाम दिया जाएगा। उसकी बेटी की शादी उससे की जाएगी। उसके बाद पूरे 1 हफ्ते तक सराय के मालिक की तीनों बेटियां, बिशप, पुलिसकर्मी और मेयर सभी सुनहरे हंस के साथ एक दूसरे से चिपके रहे। जब वे फंसी हुई थी तो सभी शहरवासी और पूरा दरबार उन पर खूब हंसा। जिस लड़के को परिवार वाले डम्मी कहते थे वो लड़का राजकुमारी से शादी कर लेता है और राज्य का उत्तराधिकारी बन गया। वह अपनी खूबसूरत पत्नी के साथ महल में रहने लगा और उनके 6 खुशमिजाज बच्चे थे। महल में अक्सर हंसी मजाक होता रहता और अब हंसी की आवाजें महल से लगातार सुनाई देती थी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में यस या नो जरूर लिखें।